दोस्तों जय हिंद। यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। आज हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ मुखातिब हुए हैं। इसमें हम आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करते हैं जो रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना से जुड़े हुए हैं। इनको इस टॉपिक से क्वेश्चन हैं और यहाँ से प्रश्न आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे परीक्षा में। आप लोग धैर्यपूर्वक इन क्वेश्चंस को देखिए और क्या कहते हैं, जानकारी को अर्जित करें। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि रसशास्त्र में योगवाही गुण मुख्यतया किस द्रव्य का माना गया है। पहला नंबर अभ्रक है, दूसरा गंधक है, तीसरा पारद है, चौथा माक्षिक है और पांचवा इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग अपने कमेंट जल्दी जल्दी से लिखें। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों के सामने टॉपिक जो है, प्रश्न जो है आपका रसशास्त्र में योगवाही। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि योगवाही जो शब्द है, योगवाही, ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो योग है, पहला शब्द योग है और दूसरा वाही, ये इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। योग का मतलब दूसरी औषधि, यहाँ पर दूसरी औषधि, और वाही का मतलब हो जाता है ले जाने वाला, ले जाने वाला। तो कहने का मतलब यह है कि जो दूसरी औषधि को आपके शरीर में बहुत अंदर तक पहुंचाए, मतलब सूक्ष्मतम स्थान तक पहुंचाए और आपको बीमारियों से लाभ पहुंचाए, उसी को बोला जाता है योगवाही। तो इसका आसान सा उदाहरण समझिए कि जैसे अगर किसी औषधि को शरीर के अंदर गहराई में पहुंचाना है तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि होती है वो होता है आपका पारद। पारद जो होता है ये औषधियों का, पारद जो होता है ये औषधियों का वाहक होता है। किसका? औषधियों का वाहक माना जाता है। ये शरीर में औषधियों को बहुत सूक्ष्मतम स्थान तक पहुंचाता है। तो इसका आप लोग एक ट्रिक इसका ऐसे बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि योगवाही बराबर पारद। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, पहला अभ्रक पर ये गलत है, गंधक गलत है। आपका तीसरा ऑप्शन जो सी है पारद, ये आपका सही आंसर है। माक्षिक भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हमने अभी जो आप लोगों का क्वेश्चन था यहाँ पर कि रसशास्त्र में योगवाही गुण मुख्यतया किस द्रव्य का माना जाता है, तो योगवाही गुण किसका है? वो पारद का है। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर एक बार पुनः। यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की इस वैकेंसी में जो चल रही है, इसमें हम आप लोगों को वीडियो क्लासेस 10,000 प्लस MCQs PDF, क्लास PDF, डेली क्विज और हम अपने जो हमारे क्या कहते हैं टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड और क्या कहते हैं उसी विषय के हैं, दूसरे विषय से आयातित करके नहीं लाए हैं। इसलिए आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको वह टॉपिक, वो क्या कहते हैं तथ्यों से, उन तथ्यों से परिचय कराएंगे जो संभवतः और लोग न करा पाएँ। इसलिए आप धैर्यपूर्वक हमारे चैनल पर बने रहें, हम आपका निश्चित ही कल्याण करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। पारद के अष्ट संस्कारों में मूर्छन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारद के अष्ट संस्कारों में मूर्छन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर एक शब्द पकड़िए, मूर्छन। तो अब जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ऑप्शन ए पारद को उड़ाना, पारद को कठोर बनाना, पारद की विषाक्तता को कम करना, पारद का रंग बदलना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से निशान लगाओ आप लोग कमेंट करके। तो अब देखिएगा जैसे क्या होता है ना, एक शब्द है आप लोगों ने पढ़ा था, मारण, जारण, मर्दन, मूर्छन, इन सब शब्दों को आप पहले से पढ़ चुके हो। तो ऐसा नहीं कि ये शब्द पहली बार आपके सामने आया हुआ है और यहाँ पर आप क्या कहते हैं घबरा जाइए। तो मूर्छन में पारद को विभिन्न द्रव्य, क्या होता है मूर्छन जो होता है, मूर्छन इसमें क्या होता है, पारद जो होता है आपका पारद, इसको विभिन्न द्रव्यों के साथ, मतलब भिन्न भिन्न द्रव्यों के साथ क्या किया जाता है, खूब घोटा जाता है। घोटने का मतलब होता है मर्दन करना, घोटने का मतलब क्या होता है, मर्दन करना। तो जब मर्दन किया जाता है तो मर्दन करने पर जो पारा है आपका, पारद जो है आपका पारद, इसकी चंचलता कम हो जाती है, इसकी चंचलता कम हो जाती है।
अब जब चंचलता कम हो जाएगी तो मतलब उसमें स्टेबिलिटी आ रही धीरे धीरे। दूसरा क्या होता है, दोष जो होते हैं उसके वो निकल जाते हैं, दोष क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तीसरा बात जो है वो पारद औषध निर्माण योग्य हो जाता है। पारद जो होता है वो औषध निर्माण योग्य हो जाता है। कैसे हो जाता है, औषध निर्माण योग्य हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे इसको ट्रिक के माध्यम से, ऐसे ट्रिक के माध्यम से अगर हम इसको याद कर लें कि मूर्छन इज इक्वल टू दोषों की मूर्छा, दोषों की मूर्छा अर्थात दोष शांत करना, अर्थात दोष शांत करना, यह आपकी ट्रिक हो गई। तो अब इसका अर्थ जब हम निकालेंगे तो जो हमको इस प्रश्न का उत्तर दिखाई पड़ेगा, पारद के अष्ट संस्कारों में मूर्छन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पारद को उड़ाना ये गलत है, पारद को कठोर बनाना ये भी गलत है, पारद की विषाक्तता कम करना, ये आपका उत्तर सही हो गया यहाँ पर। कि चूंकि यहाँ पर हमने क्या कहा कि ट्रिक में मूर्छन बराबर दोषों की मूर्छा अर्थात दोष शांत कराना, तो पारद की दोष का मतलब क्या, जो उसमें विषाक्तता है वही दोष है, तो पारद की विषाक्तता को कम करना, पारद का रंग बदलना ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें अभी टॉपिक आप लोगों के सामने दिख रही है, जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों के सामने, पारद के अष्ट संस्कारों में मूर्छन संस्कार का क्या उद्देश्य है, तो इसमें जो है आप जो लगाएंगे निशान वो यही है कि पारद का रंग, पारद की विषाक्तता कम करना। क्या है ना, पारद को उड़ाना, पारद की कठोरता को, पारद को कठोर बनाना और पारद का रंग बदलना, इनमें से कोई नहीं। इन सब टॉपिक को छोड़ करके पारद की विषाक्तता को कम करना, अर्थात ऑप्शन सी पर हम सही निशान लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं हम। तो धातु शोधन में निर्वाप किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, धातु शोधन में निर्वाप शब्द को पकड़िए, निर्वाप किसको कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे अगर शब्दों का अर्थ हमको पता होता है, चाहे वो जाने अनजाने हमने कहीं से पढ़ लिया है या हम पहले से जानते हैं या अभी हमने पढ़ करके जान लिया, जब हमको शब्दों का अर्थ पता होता है तो हमें उसका अर्थ निकालना, तो उस प्रश्न के बारे में हम सही आकलन करने के लिए बिल्कुल एकदम तत्पर हो जाते हैं और हम लगभग ये मान के चलिए कि उस प्रश्न का सही उत्तर पर निशान लगाते हैं। तो कहने का मतलब इसमें जो पहला ऑप्शन है धातु को पीसना, धातु को, दूसरा ऑप्शन बी है धातु को गलाना, ऑप्शन सी है तप्त धातु को द्रव में डुबोना, डी है धातु को सुखाना और ई है इनमें से कोई नहीं। चलिए निशान लगाइए आप लोग। तो कहने का मतलब यह है, हाँ अब देखिएगा, जैसे क्या होता है कि धातु को जब गर्म किया जाता है, यहाँ पर धातु, जो भी धातु है, धातु को ऐसे गर्म नहीं करना है, रक्त तप्त, कैसा, रक्त तप्त गर्म करना है। बिल्कुल जैसे मान लीजिए लोहा है तो लोहे को इतना गर्म करना है कि बिल्कुल लाल हो जाए वो। अब जब वो हो जाता है तो फिर उसे तेल में, और जब ये धातु रक्त तप्त हो जाएगा फिर उसके बाद इसको तेल में, तक्र में, क्या कहते हैं, कुल्था क्वाथ में, कुल्था क्वाथ में, और क्या कहते हैं गोमूत्र में, गोमूत्र में इसको क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। और यही प्रक्रिया बार बार डुबोई जाती है। तो जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी तो वो जो धातु है धीरे धीरे वो भंगुर हो जाएगा, उसके दोष कम हो जाएंगे और आगे मारण करना आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी अगर हम इसका ट्रिक बनाएं आपके सामने, तो ये तप्त धातु क्या हो गया, तप्त धातु प्लस द्रव में बुझाना, तप्त धातु और द्रव में बुझाना, अर्थात ये बराबर हो गया निर्वाप। क्या हो गया, निर्वाप। तो अब अगर इसको आपको निशान लगाना होगा तो धातु को पीसना ये गलत है, धातु को गलाना ये गलत है, तप्त धातु को द्रव में बुझाना, क्या है, तप्त धातु को द्रव में बुझाना, ये आपका ऑप्शन सी सही जाएगा। और धातु को सुखाना ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो कहने का मतलब जो अभी हमने टॉपिक आप लोगों के सामने उठाया कि धातु शोधन में निर्वाप किसे कहते हैं, तो धातु शोधन में जो निर्वाप है वो ये है कि तप्त धातु को द्रव में बुझाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहां पर है वारी तरत्व परीक्षा किसकी सिद्धि का संकेत देती है। ऑप्शन ए है शोधन, ऑप्शन 2 है सत्वपातन, ऑप्शन सी है भस्म निर्माण, ऑप्शन डी है अमृतीकरण और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखिए
हम आप लोगों को बताएं, आप लोग इस पर कमेंट जल्दी से कीजिए, हम आप लोगों को आगे बताने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है कि ये यहाँ पर जो आप लोगों का शब्द है वारी तरत्व, तो ये वारी तरत्व जो है, ये वारी तरत्व, इसको आप यहाँ पर समझिएगा, ये दो शब्दों से बना है, वारी और तरत्व। और वारी का मतलब होता है जल, पानी जिसको बोलते हो, और तरत्व का मतलब होता है तैरना। तरत्व का मतलब क्या होता है? तैरना। मतलब जब किसी चीज का भस्म बनाया जाता है, ठीक ना, और भस्म बनाने पर वो मतलब जब उत्कृष्ट किस्म की भस्म तैयार हो जाती है, तो भस्म तैयार करने पर अगर उसको जल में डाला जाए तो वो जल पर तैर जाए, वो जल पर तैर जाए, तो उसी को बोलते हैं वारी तरत्व। क्योंकि वो उस समय इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी माइन्यूट हो जाती है, और इतनी अच्छी तरीके से उसका मारण हुआ है कि पुनः वो अपने उस धातु में वापस जा ही नहीं सकती है। इसलिए जो है इसको बोलते हैं वारी तरत्व। और वारी तरत्व ये जब भस्म बनता है तभी ये क्या कहते हैं, इसको चेक किया जाता है। अगर वारी तरत्व है मतलब जल पर तैर रहा है तो अच्छा भस्म बना हुआ है, और अगर नहीं तैर रहा है, पानी में नीचे बैठ रहा है, तो इसका मतलब सही से बना नहीं हुआ है। तो इसका ट्रिक ऐसे बनाइएगा, ऐसे वारी तरत्व, वारी तरत्व, वारी, एक मिनट, वारी, ये जो है वारी तरत्व जो है बराबर हो जाएगा ये भस्म परीक्षा। क्या हो जाएगा? भस्म परीक्षा। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। मतलब वारी तरत्व का मतलब भस्म की क्या कहते हैं, क्वालिटी चेक करने का ये तरीका है। तो अब इस पर जो आप लोगों का प्रश्न है, वारी तरत्व परीक्षा किसका सिद्धि का संकेत देता है, तो ये शोधन गलत है, सत्वपातन गलत है, भस्म निर्माण ये आपका सही है, अमृतीकरण भी गलत है आपका, और इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत है आपका। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सत्वपातन का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न है सत्वपातन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रंग का बदलना, शोधन करना, धात्विक सार प्राप्त करना, मात्रा बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो अब जब हम इसको क्या कहते हैं, जब हम इसको खोजना शुरू करेंगे, जल्दी से आप लोग निशान लगा करके बताएं भाई, जल्दी से आप लोग निशान लगा करके इसको बताएं। तो प्रश्न क्या है कि प्रश्न यह है कि सत्वपातन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब रंग बदलना, शोधन करना, धात्विक सार प्राप्त करना, मात्रा बढ़ाना। अब जो है यहाँ पर जैसे सत्वपातन, सबसे पहले तो ये समझ लें कि सत्वपातन क्या है। सत्वपातन क्या है, सत्वपातन क्या है, यही जान लें क्या है। तो सत्वपातन हमने आप लोगों को पिछले पीडीएफ में भी अच्छी तरीके से बताया था। खनिज या अयस्क से उसका उपयोगी धात्विक भाग, मतलब सत्व निकालना, मतलब किसी भी खनिज से या अयस्क से जो उसका उपयोगी धात्विक भाग होता है, जिसको सत्व बोलते हैं, उसको अलग कर लेना, उसको निकाल लेना। जैसे उदाहरण के तौर पर माक्षिक है, माक्षिक से हम क्या निकालते हैं, हम क्या निकाल लें, तांबा। अब उसमें से ताम्र सत्व हम निकाल लें, क्योंकि उसमें माक्षिक में तांबा पाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए रसक है, रसक में से हम क्या निकाल लें, जस्ता सत्व निकाल लें। क्या निकाल लें, जस्ता सत्व निकाल लें। तो कहने का मतलब ये है कि इसे और आसानी से समझने की कोशिश करिए। माने जैसे गन्ने से रस निकाला जाता है, वैसे ही अयस्क से धातु का सार निकाला जाता है। तो जो अयस्क से धातु का सार निकाला जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, सत्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को सत्वपातन बोलते हैं। तो अभी जब हम इसका ट्रिक बनाएंगे इसका, तो हमें मिलेगा सत्वपातन। क्या है, सत्वपातन। और इसको मतलब इसका मतलब ये हो गया धातु का सार निकालना, धातु का सार निकालना इसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम अब इसके उत्तर पर जाएंगे, सत्वपातन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सत्वपातन क्या है, तो रंग बदलना बिल्कुल नहीं, शोधन करना बिल्कुल नहीं, धात्विक सार प्राप्त करना, ये इसका आंसर है, धात्विक सार प्राप्त करना। मात्रा बढ़ाना बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब टॉपिक के हिसाब से जो हमको प्रश्न पर उत्तर लगाना है वो यही है
कि क्या कहते हैं, सत्वपातन का मुख्य उद्देश्य धात्विक सार प्राप्त करना। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां पर अगला प्रश्न जो है, अमृतीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? अमृतीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? पहला है रंग बढ़ाना, दूसरा है अवशिष्ट दोष कम करना, तीसरा है मात्रा बढ़ाना, चौथा है कठोर बनाना, पांचवा इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग निशान लगाएं फटाफट, जो है हम बताते हैं आप लोगों को। तो अब जैसे क्या कहते हैं, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। हम आप लोगों को इसका डिटेल वर्णन कर रहे हैं, आप लोग इसको समझिए। जैसे जब हम किसी भी धातु का क्या करते हैं, मारण करते हैं, किसी भी धातु का मारण कर दें, तो मारण के बाद क्या बनता है? भस्म बनता है। क्या बनता है? भस्म बनेगा। अब भस्म में क्या हो जाए, भस्म में कुछ तीक्ष्णता बचती है। अगर मान लीजिए कुछ उसमें अभी अशुद्धि, कुछ दोष या क्या कहते हैं, कुछ तीक्ष्णता बची हुई है, तब हम उसका क्या करते हैं? अमृतीकरण करते हैं। क्या करते हैं? अमृतीकरण किया जाता है उसका। अब ये जो अमृतीकरण किया जाता है, ये किस कारण किया जाता है? तो मतलब इसमें ये क्या करता है, ये दोष को कम करने के लिए, मतलब अगर उसमें कुछ दोष बचा हुआ, अभी भी बचा हुआ है, तो दोष कम करना। क्या करता है ये दोष को कम करता है। ये क्या करता है? ये उष्णता घटाई जाती है। क्या क्या घटाते हैं? उष्णता घटाते हैं। उष्णता घटाते हैं। और क्या करते हैं? भस्म अधिक सुरक्षित बनाई जाती है। जो भस्म बनी है, भस्म सुरक्षित बनाया जाता है, इसको और सुरक्षित और कारगर बनाया जाता है। तो अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर के आए, तो ट्रिक जो मिलेगा हमें, वो अमृत जैसा सुरक्षित बनाना। अमृत जैसा सुरक्षित बनाना, अमृत जैसा सुरक्षित बनाना बराबर हो गया ये अमृतीकरण। क्या हो गया? अमृतीकरण। तो अब इस हिसाब से जब हम इसके उत्तर पर जाएंगे ढूंढने के लिए, तो रंग बढ़ाना गलत है, अपशिष्ट दोष कम करना, हाँ, मतलब जब भस्म बन जाएगी और भस्म बनने के बाद अगर उसमें कुछ तीक्ष्णता, कुछ उष्णता या कुछ दोष उसमें बचा हुआ है, तो उस अपशिष्ट दोष को कम किया जाता है। ठीक है? कैसे? अमृतीकरण प्रक्रिया के माध्यम से। मात्रा बढ़ाना ये भी गलत है, कठोर बनाना ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब जो टॉपिक के हिसाब से हम लोगों को उत्तर प्राप्त होता है, वो ये मिलता है कि अमृतीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? अवशिष्ट दोष कम करना होता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पिष्टी निर्माण में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? अब पहला है किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ध्यान दीजिएगा, पिष्टी निर्माण में सामान्यतः किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? यहां पर नहीं किया जाता है किया प्रश्न है। तो पहला है गुलाब जल, ऑप्शन ए है गुलाब जल, ऑप्शन बी है केवड़ा जल, ऑप्शन सी है मर्दन, ऑप्शन डी है अग्नि और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से निशान लगाएं आप लोग, हम आप लोगों को इसका वर्णन करते हैं आप लोगों के सामने। देखिए, जैसे क्या होता है कि जैसे मूंगा था, मूंगा जिसको आप बोलते हो मूंगा, अब ये प्रवाल है, प्रवाल, अब इसकी बनती है प्रवाल पिष्टी। क्या बनती है? प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पिष्टी। अब आपको बताएं कि प्रवाल पिष्टी बनाने में ये वैसे बहुत क्या कहते हैं, कठोर मूंगा होबे करता है। अब इसका पिष्टी बनाना है, तो इसमें क्या होता है कि पिष्टी में जो पिष्टी बनती है, ये रत्न या उपरत्न जो होते हैं, रत्न या उपरत्न जो होते हैं, उपरत्न, ये रत्न या उपरत्न को शीतल द्रव्यों की भावना देकर, किसकी? शीतल द्रव्य, शीतल द्रव्यों की भावना दिया जाता है, शीतल द्रव्यों की भावना। अब शीतल द्रव्यों की जब भावना दे करके इनको घोटा जाएगा, इनको क्या किया जाता है? घोटा जाता है। क्या किया जाता है? घोटा जाता है। तो द्रव्य कैसे हैं? शीतल द्रव्य हैं। क्या किया जा रहा है? घोटा जा रहा है, और थोड़ी बहुत देर नहीं, बहुत लंबे समय तक इनको घोटा जाता है। तो जब इनको घोटा जाता है, तो ये बन करके तैयार होता है पिष्टी। क्या बन के तैयार होता है? पिष्टी। अब वो प्रवाल पिष्टी ही नहीं, मतलब तमाम सारी चीज़ों की पिष्टी बनती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें अग्नि देने की कहीं बात नहीं हो रही है, क्योंकि पिष्टी जो होता है यह हमेशा सौम्य औषधि है। क्या है? सौम्य औषधियों में आता है। पिष्टी जो है ये सौम्य औषधियों में माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम ट्रिक बनाएं इसका, अगर इसका हम ट्रिक बनाएं, तो ट्रिक इसकी पिष्टी इज इक्वल टू शीत प्रक्रिया। क्या है? शीत प्रक्रिया।
शीत प्रक्रिया। तो प्रश्न जो हमारा कहता है इसमें फायर का कहीं कोई यूज नहीं है। तो अगर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि पिस्टी निर्माण में सामान्यतः किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जैसे गुलाब जल ठंडा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। केवड़ा जल इसका प्रयोग किया जाता है। मर्दन किया जाता है उसका। केवल किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम जो इस पर ऑप्शन लगाएंगे, चूंकि प्रश्न यहां पर नहीं से है, तो गुलाब जल को हटाइए, यहां से हटाइए, इसको हटाइए, मतलब हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो अग्नि। मतलब इसमें कहने का मतलब यह है कि जो पिस्टी निर्माण में सामान्य प्रयोग किसका नहीं किया जाता, तो अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह बहुत सौम्य होता है। ये क्या है? ये बहुत ही सौम्य औषधि है पिस्टी, इसलिए इसमें अग्नि का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होता है बच्चों। केवड़ा जल, गुलाब जल, मर्दन आदि ये सब सारे प्रक्रियाएं की जाती हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंगुल का प्रमुख रासायनिक घटक क्या है? अब हिंगुल का प्रमुख रासायनिक घटक आप लोग फटाफट निशान लगाएं, हम आप लोगों को बताते हैं। ऑप्शन ए PbO, ऑप्शन बी HGS, ऑप्शन सी ZnO, ऑप्शन डी FeS2 और इनमें से कोई नहीं। आप निशान लगाएं। देखिए ये शब्द है हिंगुल। हमने आप लोगों को क्लास पढ़ाते समय भी बताया था। हिंगुल को अंग्रेजी में सिनाबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनाबार बोलते हैं। और ये जो सिनाबार है आपका, ये क्या है? ये मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है आपका। क्या होता है? ये मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अब ये इससे पारद प्राप्त किया जाता है। इससे क्या प्राप्त किया जाता है? इससे पारद प्राप्त किया जाता है। और यह उपरस वर्ग का प्रमुख द्रव्य है। किसका? उपरस वर्ग का प्रमुख द्रव्य है। ये प्रमुख द्रव्य है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो हिंगुल होता है, हिंगुल जो होता है ये लाल रंग का होता है। कैसा? लाल रंग इसका है। और ये लाल रंग जो है ये HGS के कारण, क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड के कारण ये लाल रंग का होता है। किसके कारण? मर्क्यूरिक सल्फाइड के कारण ये लाल रंग का होता है। तो जो इसका सूत्र हमको मिलता है, ये तो शीशे क्या कहते हैं, शीशे के अयस्क हैं, यही HGS जो है ये आपका सही निशान है। ये सही है। ये जिंक ऑक्साइड है और ये फेरिक सल्फाइड है। इनमें से कोई नहीं, इस पर नहीं निशान लगेगा। आपका HGS ये सही है। अगला जो है, यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 9। विमल का आधुनिक रासायनिक समतुल्य क्या है? विमल का आधुनिक रासायनिक समतुल्य क्या है? पहला है FeS2, दूसरा है CuFeS2, तीसरा है ZnCO3 और डी है Fe2O3। इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट निशान लगाएं, हम आपको डिटेल वर्णन बताते हैं। हाँ, अब देखिए जैसे क्या है कि सबसे पहले तो हम इस बात को जान लें कि विमल क्या है। विमल क्या है, इसी बात को हम पहले जान लें। क्लियर? तो हमने आप लोगों को इसको क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ये जो क्या कहते हैं, विमल जो है ये आयरन पायराइट है। आयरन पायराइट है ये आयरन पायराइट। अब शायद इसका सूत्र समझ गए होंगे आप लोग। तो ये चूंकि ये जो है महारस वर्ग का महत्वपूर्ण खनिज है। क्या है? ये महारस वर्ग का महत्वपूर्ण खनिज है। तो आप इसको देखेंगे कि चूंकि आयरन पायराइट है, तो आयरन का मतलब Fe, और क्या कहते हैं, चूंकि पायराइट है तो इसमें एक चीज और प्लस हो जाएगा, सल्फर। तो जब इसका सूत्र हम खोजेंगे तो हमको जो सूत्र निकल करके आएगा वो FeS2 मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोहा और गंधक होता है। अब अगर जब हम मार्कशीट पर जाएंगे, अगर हमें मार्कशीट के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, मार्कशीट के बारे में, तो मार्कशीट जो होता है उसमें Cu प्लस Fe प्लस S2 होता है। मतलब मार्कशीट में विमल से एक चीज बढ़ गया, क्या? तांबा बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तांबा। और विमल में क्या होता है, केवल लोहा और गंधक, दो चीजें होती हैं। तो जो सूत्र अभी दिखाई पड़ेगा आप लोगों के सामने, पहला जो है FeS2, ये आपका सही है।
ये आपका सही है और इस पर आप लोग निशान लगाइएगा। और बाकी की ये जो आप लोगों के सामने है ये सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कहने का मतलब एक विमल का आधुनिक रासायनिक समतुल्य क्या है? FeS2, मतलब ये आयरन सल्फाइड है आपका। ये जो है इसको आयरन का पैराइट बोलते हैं, ये आयरन पैराइट माना जाता है। अगला जो नंबर है आप लोगों के सामने वो है क्वेश्चन नंबर 10, पंचविध कषाय कल्पना में ताजे द्रव्य से प्राप्त रस को क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, ये मजेदार प्रश्न है। पंचविध कषाय कल्पना में ताजे द्रव्य से प्राप्त रस को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए क्वाथ है, ऑप्शन बी फांट है, ऑप्शन सी हिम है, ऑप्शन डी स्वरस है और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंचविध कषाय में जो क्या कहते हैं औषधियाँ बनती हैं, चाहे वो क्या कहते हैं स्वरस हो, चाहे वो आपका क्वाथ हो, चाहे वो आपका फांट हो, चाहे हिम हो और चाहे क्या कहते हैं जिस भी प्रकार का अरिष्ट हो, आसो हो, कुछ भी जो इस तरीके का बनता है, तो उसमें आप जानिए कि सबकी प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। अब यहाँ पर पंचविध कषाय कल्पना में ताजे द्रव्य से प्राप्त, ताजे द्रव्य का मतलब कोई औषधि खेत से उखाड़ के लेके आइए, जंगल से उखाड़ के लेके आइए, झाड़ी से उखाड़ करके लेके आइए, उसको खलबट्टे में कूटिए और कूट करके उसको कपड़े से छान करके उसका रस निकाल लीजिए। तो जब उसका कपड़े से छान करके आप रस निकालते हो तो वही कहलाता है स्वरस। क्या कहलाता है? वही स्वरस। क्योंकि क्वाथ जो होता है इसको आप एक बर्तन में डालेंगे और इसको खूब धीमी आंच पर बहुत लंबे समय तक उबालेंगे तो उसको क्वाथ बोलते हैं। फांट का मतलब कि आप कोई चूरन रखे हुए हैं, पानी एक बार गर्म किया और उसी गर्म पानी में डाल करके छान लिया और उसको पी लिया। हिम का मतलब क्या है कि जैसे किसी चीज़ को आपने पानी में डाला और 8-10 घंटे उसको लगातार पड़ा रहने दिया और जब 8-10 घंटे के बाद वो तैयार हो जाता है तो उसको मसल करके छान करके पी लिया जाता है, उसको हिम बोलते हैं। स्वरस ही एक ऐसी प्रक्रिया है कि सीधे लेकर के आते हैं और कूट करके कपड़ छान करके उसको पी लेते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर आप लोगों को मिलेगा कि जो प्रश्न है आपका कि ताजे द्रव्य से प्राप्त रस को क्या कहते हैं, तो इसको ना तो क्वाथ कहते हैं, ना तो फांट कहते हैं, ना तो हिम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्वरस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वरस कहते हैं। बस करिए, बस करा।